हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वर्टेक्स क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अमित कुमार चौबे। आज मैं आपको ऑप्टिक्स का जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें शॉर्ट सॉल्यूशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसका जो डिटेल है वो आपको पिछले साल ऑनलाइन या ऑफलाइन जो क्लासेस चले थे उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद भी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इन क्वेश्चंस का तो मैं आपको पीडीएफ से प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो हर एक टॉपिक में, इस वजह से यहाँ पर आपको एक छोटे से इंट्रोडक्शन की बस ज़रूरत है, एक हिंट की ज़रूरत है। और इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बचेगा क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट आपके करीब है। यह देखते हुए हम लोग कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे एक शॉर्ट हिंट या शॉर्ट सॉल्यूशन की ही चर्चा करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हु गिव द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें है एल्बर्ट आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, माइकलसन मोर्ले और मैक्स प्लांक। तो ये लगभग सबको पता है, जो भी बच्चा बीएससी कर रहा है उसको पता है कि मैक्स प्लांक वाज द फर्स्ट मैन हु प्रपोज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट which states that the light consists of small packets in the form of discrete bundles of energy, जिसे कि आप क्या कहते हो, फोटॉन कहते हो। तो पहले का जो करेक्ट आंसर आपका होगा मैक्स प्लांक। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2, द शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन इंटरफ्रेंसेस। इंटरफ्रेंस की घटना में जो फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं उनका शेप कैसा होता है। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं स्ट्रेट, सर्कुलर, हाइपरबोलिक और इलेप्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो हाइपरबोलिक होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, बिकॉज द फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन इंटरफ्रेंस पैटर्न आर हाइपरबोलिक इन शेप। इस सेकेंड में एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है इस क्वेश्चन पे कि अगर स्लिट और जो स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दें तो फ्रिंजेज कैसी अपीयर होंगी, ये क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो उस केस में आपका जो जवाब होगा वो ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट होगा, यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फ्रिंजेज जो है वो स्ट्रेट मिलेंगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया गया रहे तो ऐसे केस में हाइपरबोलिक इन शेप। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हाइजेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंसीडर्ड लाइट टू बी। ऑप्शन है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ऑफ ड्यूल नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा। क्योंकि हाइजेन वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट है वो इस बात को कंसीडर करती है कि द लाइट इज टू बी ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेज दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी थ्योरी की सहायता से हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफ्रेंस की जो घटना होती है उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वो बी होगा, लॉन्गिट्यूडनल। ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 4, विच फिनोमेना इज ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर देखिए, आप ग्रेजुएशन के अगर स्टूडेंट हो या आप पीजी के स्टूडेंट हो तो फिगर देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम बात करते हैं न्यूटन्स रिंग की तो ऐसे केस में एयर फिल्म के बीच में इन बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच जो सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो द फिनोमेना इज ऑब्जर्व इन दिस फिगर, वो आपका न्यूटन्स रिंग की जो फिनोमेना है या एक्सपेरिमेंट है उससे हमको ऑब्जर्व होती है, इसलिए करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द इफ द इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वाइट लाइट इज यूज्ड फॉर इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट,
व्हाट वुड बी द चेंज इन ऑब्जर्वेशन। तो ये भी देखिए, जब आपको क्लास में बताया जा रहा था कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में फ्रिंजेस हमारी किस तरह की अपीयर होती हैं, अगर हम उसके बजाय वाइट लाइट को यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारे फ्रिंजेस जो है किस तरह की अपीयर होती हैं। तो वाइट लाइट में चूँकि हर एक कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब हम मोनोक्रोमेटिक की जगह वाइट लाइट को यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में हमारी जो फ्रिंजेज हैं वह कलर्ड बनती हैं और उनका जो सेंटर होता है वो ब्राइट होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शन सी में कलर्ड फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विथ ए वाइट लाइट फ्रिंजेस एट द सेंटर, ये आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इन यक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल द फ्रिंज विथ क्या होगा पूछा जा रहा है। और इसमें ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, यानी जिसको कि आप स्मॉल डी से दिखाते हो, उसको अगर हम डबल कर दें तो आपको याद होगा कि जो फ्रिंज विथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट के। तो अगर d की वैल्यू को हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो ऐसे केस में जो फ्रिंज विथ होगा वो आपका हाफ हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी होगा, हाफ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द nth रिंग चेंजेज फ्रॉम 1.40 to 1.23 centimeter when a liquid is introduced between the lens and glass plate. What is the refractive index of the liquid? तो देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें न्यूटन्स रिंग में आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन्स रिंग के केस में nth रिंग की जो डायमीटर होती है उसका जो फार्मूला आता है वो फार्मूला आपको बताया गया था, dn² इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आती है n लैम्डा r 4n लैम्डा r के टर्म में। ये फ्री स्पेस के लिए है, अगर आप इसको किसी मीडियम के लिए निकालते हो तो वही वैल्यू आपकी 4n लैम्डा r अपॉन म्यू के टर्म में आ जाती है। ठीक, जब मीडियम में निकाला जाता है तो ऐसे केस में आपको ऑप्टिकल पथ जब कंसीडर होगा तो ज्योमेट्रिकल के साथ साथ उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ आपको चूँकि म्यू की वैल्यू एक बार आपको 1 लेनी है एयर के लिए, n इज इक्वल टू 10 क्योंकि 10वीं फ्रिंज के लिए है, बाकी लैम्डा की वैल्यू और r की वैल्यू ये आपका सेम रहेगा। म्यू की वैल्यू एक बार फ्री स्पेस के लिए आप 1 लीजिए और एक बार मीडियम के लिए आपको कैलकुलेट करना है वो कंसीडर कर लीजिए dn² और दूसरा आप ले लीजिएगा dn² डैश। तो एक को आप फ्री के लिए और एक को आप मीडियम के लिए मानिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ पे आपके 4n लैम्डा r की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी dn² और dn' स्क्वायर के रूप में, और ये दोनों वैल्यू आपकी दी गई है, एक आपका है 1.40, एक है 1.20, यहाँ से इजिली आप कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉलोइंग इंटेंसिटी वेरिएशन इज ऑब्जर्व इन ए, ये जो इंटेंसिटी का पैटर्न दिया गया है इस इंटेंसिटी के पैटर्न में आपको बताना है कि ये किस में मिलता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है या इसके आगे जो 3 आपके ऑप्शन है न्यूटन्स रिंग, फेबरी पिरेट इंटरफेरोमीटर और नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें तो इस पैटर्न को आपको अगर याद होगा तो ये यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको मिलता है इस तरह का इंटेंसिटी पैटर्न। क्या इसकी विशेषता होती है, तो इसमें जो इंटेंसिटी का पैटर्न है वो आपका एवरी फ्रिंज के लिए सेम होता है। इंटेंसिटी का पैटर्न आपको बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है बिकॉज द इंटेंसिटी पैटर्न रिमेन सेम फॉर एवरी फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वाइट लाइट इज यूज्ड व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पीछे भी आ चुका है अभी जस्ट ऊपर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो कलर फ्रिंजेस होगा, क्योंकि जब भी आप मोनोक्रोमेटिक की जगह वाइट लाइट को यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपकी कलर फ्रिंजेस बनेंगे। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट रूल्ड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि माइकलसन मोरले जो एक्सपेरिमेंट है वो रूल्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ किसके लिए है। तो ऑप्शन आपका है ल्यूमिनिफेरस ईथर, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और कॉर्पस्कल्स। तो अगर आपको याद होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आया था। वहाँ काफ़ी डिटेल बताया गया था कि स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे वो किसी ऑब्जर्वर के मोशन को लाइट के साथ कोरिलेट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। यानी कि प्रकाश की चाल, वहाँ क्वेश्चन उठता था कि लाइट की स्पीड को अगर मेजर करें तो विथ रिस्पेक्ट टू विच या व्हाट। तो वहाँ एक हाइपोथेटिकल ईथर का कॉन्सेप्ट आया था मीडियम का, और उसको लेकर माइकलसन मोरले ने जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और रिजल्ट जब निगेटिव आया तो वहाँ पर इस ईथर के कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट किया गया और फाइनली ये कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया कि लाइट की जो स्पीड है ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि वो कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ईथर। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफ्रेंस इज। इंटरफ्रेंस की घटना में जो मेन प्रिंसिपल है वो कौन सा यूज होता है, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स और फर्मी प्रिंसिपल। इसमें आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है इंटेंसिटी के वेरिएशन के रूप में, उसमें कहीं मैक्सिमा और कहीं मिनिमा मिलता है, जिससे कि आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करते हो। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटॉन हैविंग एनर्जी दिस। किसी फोटॉन की एनर्जी दी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। आपको पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच जो फोटॉन के लिए रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से अगर आपको न्यू कैलकुलेट करना है तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच हो जाता है, जहाँ एच आपका प्लांक कांस्टेंट है। ई की वैल्यू दी गई है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी इस तरह के क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर मेंशन नहीं है तो आप इसको याद रखिएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, और रखने के बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3.1 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में a thin sheet of refractive index 1.5 and thickness 1 centimeter is placed in the path of light. What is the path difference observed? तो यहाँ अगर लाइट प्रोपिगेट कर रही है किसी मटेरियल के थ्रू, तो जो ऑप्टिकल पथ होता है आपको पता है कि उसको हम म्यू इंटू एक्स से दिखाते हैं। तो म्यू इंटू एक्स कहिए या एल कहिए, जो कि लेंथ होगा उस मीडियम का, इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ हम कहते हैं। और वही विदाउट मीडियम अगर वो लाइट प्रोपिगेट करती है तो सिर्फ हम वहाँ पे लेंथ यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ ही मेजर करते हैं। तो ऐसे केस में जो पथ डिफरेंस होगा वह म्यू एल माइनस एल, यानी कि आपका म्यू -1 और यल आ जाता है। इस केस में आप दोनों वैल्यू रख दीजिए, म्यू की वैल्यू रख दीजिए, एल की वैल्यू दिया गया है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर या थिकनेस, इजली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आफ्टर कैलकुलेटिंग जो वैल्यू आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो 0.005 मीटर आएगा, और ये आपका जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय। यंग्स के डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस की जो विजिबिलिटी है उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन डी आपका दिया गया है ये भी एक्चुअली आपको बताया गया था, और इस पर
2 क्वेश्चन भी छोटे छोटे कराए गए थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उसमें पूछे भी गए थे। 2 नंबर में ही पूछा गया था, लेकिन वो पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये रिलेशन है, आई मिनिमम माइनस आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम प्लस आई मैक्सिमम। तो आपका राइट जो आंसर होगा वह डी होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, हाउ मैनी लेंसेज आर यूज्ड इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अगर आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, इनफैक्ट फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर का अगर आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही अगर देखा होगा या पढ़ा होगा, तो उस केस में आपको याद होगा कि फ्रॉनहोफर के केस में 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं। उसमें से एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वह आपका इंसिडेंट जो रे होता है उसको पैरेलल कर देता है, और अदर जो होता है वो उसको फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर। तो 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आपका राइट आंसर होगा 15 का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में, इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज। 16 में है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होता है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है जब आप फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर की बात करते हो। तो फ्रेस्नेल के केस में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो आपका स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होता है। ओके, इसमें स्फेरिकल का चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर होगा। अगर सिलेंड्रिकल का ऑप्शन होता तो भी आपका राइट आंसर होता है, लेकिन अदर ऑप्शन में आपका हाइपरबोलिक, लीनियर, इलिप्टिकल है, तो आपका राइट आंसर स्फेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द जोन प्लेट बिहेव्स लाइक ए। तो जोन प्लेट किसकी तरह बिहेव करता है, ऑब्वियसली एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। इसके एडवांटेज भी हैं जो कि आपको टॉपिक डिस्कस करते समय बताया गया था कि कुछ जगहों पर क्यों हम जोन प्लेट को यूज़ करते हैं। इससे इमेज की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के एक्सप्रेशन में आप कह सकते हो कि इन ए जोन प्लेट ए मच ब्राइटर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन एट द स्क्रीन। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मल्टीपल फोकी का होता है। तो इस केस में 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में है, द रेडियस ऑफ द हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू। हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको अगर याद हो तो आप ये बता सकते हो कि जो रेडियस होता है हाफ पीरियड जोन का, उसका एक्सप्रेशन जो आता है वो n अंडर रूट में एन बी और लैम्डा आता है, जिसमें जो n है वो आपका नेचुरल नंबर है, b स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि b फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, n आपका कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे लैम्डा पे वो डिपेंड करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि 18 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ये होगा। सॉरी, अंडर रूट में है, जस्ट मिनट, अंडर रूट में है, इसलिए द स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये स्क्वायर रूट मैंने नहीं देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर विच एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए ये भी आपका एक वेल नोन इंटेंसिटी पैटर्न है, तो इसको देखकर भी आपको याद आ जाएगा कि इस तरह का जो पैटर्न आता है वो आपका किस में आता है। ऑप्शन में फैब्री-पियार्ट इंटरफेरोमीटर, डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो इसमें 19 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें सेंटर जो होता है वो मैक्सिमा इंटेंसिटी का होता है, और उसके बाद सेंटर से जब हम दूर हटते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका एक तरीके से जीके का भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, द सीडीज अवेलेबल इन द मार्केट एक्ट एज। जो मार्केट में हमारी सीडी अवेलेबल होती है वह किस तरह के फिनोमेना को शो करती है। तो ऑप्शन आपका दिया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग,
ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और डू नॉट एक्ट एज ग्रेटिंग। इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी होगा, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। क्योंकि जो सीडीज होती हैं उसमें कई सारे माइक्रोस्कोपिक बिट्स होते हैं उस सीडी के सरफेस के ऊपर, और ये क्या करते हैं, ये वाइट लाइट को स्प्लिट कर देते हैं किसमें, इसके कॉन्स्टिट्यूट कलर में। इसलिए यह एक रिफ्लेक्टेंट ग्रेटिंग की तरह बिहेव करते हैं। और यही रीज़न है कि अगर किसी सीडी को आप अपने हाथ में लेकर उसको अगर आप लेफ़्ट राइट अप डाउन इस तरह से कुछ अगर आप कीजिएगा तो उसका जो सरफेस है उस पर आपको कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, यानी कि कई सारे कलर का एक कॉम्बिनेशन आपको उसमें दिख जाएगा। तो ये आपका एक शॉर्ट इंट्रो था, एक हिंट था जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। इसके बाद फिर हम अगला जब सेट लेकर आएंगे तो उस सेट में एक बार फिर हम ऑप्टिक्स को ही कंसीडर करेंगे, और एक और सेट ऑप्टिक्स का देने के बाद फिर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 सेट और उसके बाद थर्मल का भी 1 सेट और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।